क्लास आज हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आखिरी चैप्टर। कोशिश करेंगे कि आज इसको पूरा खत्म कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो क्लास बहुत अच्छे से मन लगा के सुनना इस चैप्टर को। कंप्लीट थ्योरी है और बहुत कुछ आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने जो चैप्टर 1 से लेकर 9 तक पढ़ा, अभी तक 1 से लेकर 9 तक जो चैप्टर पढ़ा, हमने उस चैप्टर के अंदर पूरी बात इंडिया की इंडियन इकोनॉमी की हमने बात की, हमने पॉवर्टी की बात की, हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हमने ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की हमने बात की। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इंडिया के बारे में पढ़ लिया, तो हम लोग इंडिया के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। तो अब हमें कुछ और देशों के बारे में पढ़ना है जो इंडिया के पड़ोसी हैं, नेबर है। और सबसे दो खास पड़ोसी जो हैं वो है क्लास पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान तो इंडिया का ही हिस्सा था, आपको पता है क्लास, काफी सारे देश लाइक बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा रहा था। तो हम लोगों को पढ़ना है अपने नेबर कंट्री के बारे में, यानी कि हम लोगों को पढ़ना है क्लास पाकिस्तान और चाइना के बारे में। बेसिकली इंडिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आपका जो सिलेबस है आपको बहुत दूर जाने की बात नहीं करता। थोड़ा बहुत पाकिस्तान और चाइना जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमें इनके बारे में भी बहुत कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, comparative development of India and its neighbor is an important knowledge possessed to an Indian citizen. As a Indian citizen, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके पड़ोसी मुल्क का क्या स्ट्रेटजी रहा डेवलपमेंट करने में, किस लेवल पे वो स्टैंड करते हैं, कहाँ पे हैं वो, और उनका क्या रिलेशन रहा इंडिया के साथ। तो अ रैशनल सिटीजन ऑफ अ कंट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग फॉर द डेवलपमेंट इफ इन योर कंट्री एज वेल एज योर नेबर कंट्री। तो हमारी कंट्री में कैसे डेवलपमेंट हुआ और जो हमारी नेबर कंट्री है उनमें डेवलपमेंट कैसे हुआ, हम आज इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से। दिस अंडरस्टैंडिंग इनेबल द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर एज वेल योर नेबरिंग कंट्री। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि हमारे पड़ोसी कंट्री जो है, पड़ोसी मुल्क जो है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है और इनकी वीकनेसेस क्या है, ये हमको पता चल जाएगा। Hence it is very important to study the comparative development, यानी कि हम कंपेयर करेंगे बेसिकली डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ इंडिया का और उनके नेबर कंट्री का। क्लियर है? तो आप एंड तक क्लास चैप्टर पहले पूरा समझना और देन लास्ट में मैं डाउट लूंगा क्लास, क्योंकि बड़ा चैप्टर में तो बीच में बिल्कुल भी आप डाउट क्लास मत पूछना, लास्ट में जरूर आप लोगों के डाउट्स लूंगा मैं। तो हम अगर बात करते हैं नेबर कंट्री की, तो हमारे पास है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना आर द नेबरिंग कंट्री। ये तीनों क्लास आसपास में है, मतलब तीनों कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। इनके अलावा भी और कंट्री है जो अपना बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं पढ़ना अपने सिलेबस के अंदर। पाकिस्तान और चाइना के बारे में पढ़ना है। ऑल दीज कंट्री शेयरिंग बॉर्डर टू ईच अदर, ऑल दीज कंट्री इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना बिगिन टुवर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज सेम टाइम। तो तीनों कंट्री ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सेम समय चुना। ऑन एन एवरेज तीनों का डेवलपमेंट सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ। इन एडिशन इंडिया और पाकिस्तान ने जो इंडिपेंडेंस हासिल की वो 1947 में हासिल की। आपको पता है 1947 में ही इंडिया जो है वो आजाद हो गया। हाउएवर चाइना वॉज इंडिपेंडेंट इकोनॉमी इन ईयर 1949। आप यहां से एक बात समझ सकते हो कि आप सबको ये तो जरूर पता होगा, चाइना आज इंडिया से बहुत आगे है। चाइना रियली में क्लास आज इंडिया से बहुत आगे है, लेकिन चाइना ने अपने डेवलपमेंट की शुरुआत जो की वो इंडिया से भी 2 साल बाद में की। फिर भी चाइना जो है वो आगे निकल गया। एंड सून however, China has independent 1914 and soon began working the raising the public expenditure on social development। लेकिन चाइना ने क्लास सोशल डेवलपमेंट किया और चाइना इंडिया से आगे निकल गया। तो ये चीज तो आपको पता चल गई। अगली बात क्या है, पोस्ट कोल्ड वॉर क्लास। ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर है, एक कोल्ड वॉर थी। मैं आपको बता देता हूँ क्लास डिटेल में, भले ही थोड़ा लेट हो जाए लेकिन आपको डिटेल में समझाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री बहुत बड़ी है और हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। मैं आपको थोड़ा बहुत क्लास में नॉलेज के अकॉर्डिंग बताऊंगा। कोल्ड वॉर, देखो दो तरह के वॉर होते हैं, हॉट वॉर और कोल्ड वॉर। हॉट वॉर मतलब जहां पे क्लास गोला बारूद चले, क्लास बंदूकें चले, क्लास जहां पे लोगों की जान चली जाए, उसको बोलते हैं क्लास हॉट वॉर। लेकिन कोल्ड वॉर ऐसी वॉर नहीं थी। कोल्ड वॉर की बात करें जो लगभग 1947 जो वर्ल्ड वॉर 2 था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला क्लास, विश्व युद्ध 2,
उसके बाद कोल्ड वॉर चला 1947 और लगभग कुछ लोग कहते हैं 1989 तक रहा, 1991 तक रहा। एग्जैक्टली पीरियड कोई नहीं जानता कि एक डेट पे स्टार्ट एक डेट पे खत्म, ऐसा नहीं हुआ था। ये एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच चला था। ये जो कोल्ड वॉर है इसमें बेसिकली होता क्या है, दो देश थे इसके अंदर जिनके बीच लड़ाई चल रही थी। एक है रशिया, और जिसको पहला नाम था क्लास यूएसएसआर। आपके सिलेबस से बाहर है तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, जिसको सोवियत संघ बोला जाता है। रशिया और यूएस, देखो जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ उस टाइम के बाद दो ही पावरफुल नेशन बची थी जिनके पास पावर थी, और आज भी ये बहुत बड़े दो पावरफुल नेशन है। एक है क्लास रशिया, एक है क्लास अमेरिका। रशिया और यूएस, तो इनके बीच लड़ाई छिड़ने लगी कौन सबसे बड़ा पावरफुल नेशन बनेगा। लेकिन लड़ाई डायरेक्टली हुई नहीं, इन्होंने क्लास आसपास के देशों को लिया, इनके अलाइज बने, इनके दोस्त बने, और इन सबके बीच इनडायरेक्टली लड़ाई छिड़ता था कि इनको सामान नहीं बेचेंगे, इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। इस टाइप से क्लास लड़ाई छिड़ती थी। तो बेसिकली ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, तो आप ध्यान रखना क्लास। लेकिन लड़ाई खास कुछ हुई नहीं, जिसकी वजह से क्लास इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। क्लियर है यहां तक? So the post-Cold War nation have been primarily trying to adopt various means which strengthen their domestic. तो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ कंट्रीज ने क्या किया, कुछ अलाइज किए, कुछ इकोनॉमिक ग्रुपिंग बनाई, जैसे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। जो एशियन कंट्रीज है क्लास, उनका एक कॉर्पोरेशन, उनका संघ है। संघ का मतलब क्या है, जब बहुत सारी कंट्रीज जो है वो किसी सेम डेवलपमेंट पाथ पे चलते हैं। जैसे क्लास अमेरिका ने उस टाइम नाटो बनाया था, एनएटीओ। नाटो के अकॉर्डिंग क्या, 12 ऐसे देश थे जिनके ऊपर अगर आपने अटैक किया तो इसका मतलब आपने इन 12 देशों के ऊपर अटैक कर दिया, 12 देश जो है मिलकर आपके ऊपर फिर अटैक करेंगे। प्लस देखो, जो एसोसिएशन है वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, यानी कंट्री लोग मिल जाते हैं और एक साथ चलते हैं डेवलपमेंट के लिए, ताकि सब लोग मिले हुए रहेंगे। जैसे आपको पता है रशिया जो है वो इंडिया का दोस्त है। प्लस ये जो रशिया है वो इंदिरा गांधी का टाइम से ही इंडिया का काफी अच्छा दोस्त है। मैं आगे आपको बताऊंगा थोड़ा डिटेल इसके बारे में। यूरोपियन यूनियन हो गया क्लास, ठीक है। एशियन हो गया क्लास, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। G8 ग्रुप ऑफ 8 कंट्री, G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, प्लस ब्राजील, रशिया, इंडिया क्लास, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये जो सारी की सारी कंट्रीज है क्लास, इनको बोलते हैं ब्रिक्स नेशन। ब्रिक नेशन, ये 5 नेशन जो है ब्रिक्स नेशन है। तो इन सबका ग्रुप है। तो बस आपने इतना ध्यान रखना, ना इसकी ज्यादा कोई फुल फॉर्म जाननी है ना डिटेल, बस आपने ध्यान, कोल्ड वॉर के बाद बहुत सारे ग्रुप बनाए गए। कोल्ड वॉर was a period of 1947 to 1991 of geopolitical टेंशन हो गई थी क्लास दोनों देश के बीच में। किसके बीच में? सोवियत यूनियन क्लास और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद। तो ये तो क्लास मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं चाइना के बारे में। थोड़ा सा चाइना के बारे में आपको पता होगा, जैसे चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ये आपको पता होगा। चाइना ऑफिशियली द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का नाम क्या है क्लास? रिपब्लिक ऑफ चाइना इज अ कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया। तो एशिया आपको पता है क्लास सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है क्लास। जो एशिया है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और एशिया के अंदर ही इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है क्लास, और जो कंट्रीज है मालदीव हो गए, अफगानिस्तान हो गए, सब इसके अंदर ही आता है। एंड इट्स वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो चाइना के बारे में पहली बात आपको पता चल गई कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, विद पॉपुलेशन ऑफ 1.428 बिलियन। 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़। तो यानी क्लास 142 करोड़ की पॉपुलेशन 2017 में थी, और क्लास 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्लास इनका जमीन है, और ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। यानी कि एरिया के हिसाब से, जमीन के हिसाब से जो चाइना है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, जबकि इंडिया जमीन के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो अगर आप बोलोगे कि फर्स्ट कौन है, तो रशिया जो है क्लास, आपने रशिया का मैप जरूर पढ़ा होगा, रशिया का मैप जरूर देखा होगा आप लोगों ने कभी ना कभी क्लास। हिस्ट्री के अंदर बहुत नाम है रशिया के मैप का। मैं आपको दिखाता हूं, जरूर आप लोगों ने हिस्ट्री में पहले पढ़ा होगा। मैं आपको दिखा देता हूं। ये रशिया जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। रशिया जो है वो सबसे बड़ा है। इसका मैप आप देख लो, आपको याद आ जाएगा हिस्ट्री। तो ये क्लास देखो, रशिया का मैप है, सबसे बड़ा है। देखो ये रशिया का मैप। तो ये रशिया बहुत बड़ा है क्लास। वर्ल्ड में अगर आप देखो तो रैंक 1 पे है, अगर हम बात करें एरिया वाइज, और सेकंड नंबर पे क्लास कनाडा है, और थर्ड नंबर पे जाके चाइना है, फिर यूएस है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और लास्ट में जो 7th नंबर पे आता है वो आता है इंडिया। तो अगर हम बात करें क्लास जो चाइना की, तो स्टैब्लिश हुआ 1949 में, ये तो हमने पढ़ लिया था। जो जो हाईलाइट कर रहा हूं प्लीज आप ध्यान रखना। 1949 सेवेंथ जो है लार्जेस्ट एरिया, और फर्स्ट जो है पॉपुलेशन, तो खैर भूलोगे नहीं, उसमें कोई भूलने वाली बात है नहीं। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया है, सॉरी 7th नहीं, थर्ड है। 7th पे तो इंडिया है, ओके। तो इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज मैंड्रिन। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो पूरे वर्ल्ड में भाषा बोली जाती है, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड क्लास मैंड्रिन लैंग्वेज।
मैंड्रिन लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाती है। आपको लगेगा इंग्लिश बोली जाती है, बिल्कुल सही है, इंग्लिश भी बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश जो है वो नॉन नेटिव लैंग्वेज है। कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम बाद में एडल्ट होने के बाद सीखते हैं। उस भाषा को हम सीखते हैं तब जाके। अगर हम लोग इंडिया के लोग इंग्लिश बोलते हैं तो अगर उनको काउंट करेंगे ऐसे, जो बाद में नौकरी पाने के लिए क्लास या फिर प्रोफेशनल वर्क करने के लिए अब्रॉड जाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, विच इज अ कॉमन लैंग्वेज, तो उस सिचुएशन में हम उनको बोलते हैं क्लास नॉन नेटिव लैंग्वेज। तो उसमें इंग्लिश सबसे आगे आ जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो बचपन से पैदा होते हैं बच्चे सीखते हैं, उसमें मैंड्रिन सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो ध्यान रखना क्लास, चाइना में जो भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्लास मैंड्रिन, और मोर देन 70% ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन स्पीक्स मैंड्रिन। तो 70% जो है चाइनीज पॉपुलेशन जो है वो मैंड्रिन भाषा का यूज करती है। अगर हम चाइना की इकोनॉमी की बात करें, चाइना जो है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है। चाइना की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। China has been world largest economy after the establishment of People Republic of China under one party rule. All the critical sectors of economy, enterprises and land owned and operated by individuals were brought under the government control. क्लास, इस चीज को बोलते हैं कम्युनिज्म। आप लोगों ने कभी तो सुना होगा कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे पूरे देश पे कब्जा सरकार का रहता है और सरकार जो है रिसोर्सेज का बंटवारा करती है अपने हिसाब से, इंडिविजुअल्स को रिसोर्स का बंटवारा। आपको पता होना चाहिए क्लास, अगर आपके पास कोई जमीन है तो सरकार उसको एक्वायर कर सकती है। तो सरकार जब उसको एक्वायर करेगी और अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उसको बोलते हैं क्लास कम्युनिज्म। हालांकि इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है। तो चाइना की पॉलिसी में जो आपने दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना है। पहला है क्लास, चाइना की पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स आया वो एक है ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी जीएलएफ कैंपेन, और दूसरा है क्लास ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। इसके अलावा चाइना में जो रिफॉर्म्स आया वो रिफॉर्म्स आया क्लास 1978 में, जैसे हमारे यहाँ पे 1991 में रिफॉर्म्स आया, चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया 1978 में। फिर ड्यूअल प्राइसिंग और स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इन पांचों पॉइंट को क्लास बहुत अच्छे से समझना। ये चैप्टर आपको बिल्कुल अटपटा लग सकता है क्योंकि इसमें हम अपने देश की छोड़ो, हम बाहर देश की बात कर रहे हैं और उनके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको क्लास प्रॉब्लम होगा, लेकिन इससे बेहतर कोई तरीका नहीं जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो अब जो चाइना में सबसे पहला जो क्लास आपने आफ्टर रिपब्लिक ऑफ चाइना, जब क्लास चाइना बना 49 में, जब माओ जेडोंग की जीत हुई क्लास, माओ जेडोंग, ठीक है, माओ जेडोंग की जीत हुई जो कम्युनिस्ट पार्टी के हेड थे। जब उनकी जीत हुई तो उन्होंने क्लास एक कैंपेन चलाया दैट इज कॉल्ड ग्रेट लीप फॉरवर्ड। गांव गांव में स्टील उत्पादन की बात चली कि स्टील बनाओ गांव गांव में, खाना पीना अनाज वगैरह उगाना छोड़ दो, स्टील उगाओ। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज अ 5 ईयर प्लान, फोर्स्ड एग्रीकल्चर कलेक्टिवलाइजेशन एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। रूरल एरिया में इंडस्ट्रीज बनाने की बात की। दैट वाज इनिशिएटेड बाय माओ, माओ जेडोंग नाम था इनका, टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी 1915। तो 1958 में चाइना की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इन्होंने क्या किया, कम्यून सिस्टम डेवलप किया और गली गली में गांव गांव बोला कि यहाँ पे आप स्टील उगाओ। द एम ऑफ दिस कैंपेन वाज ट्रांसफॉर्म द एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू अ मॉडर्न इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जिस देश के ज्यादा लोग एग्रीकल्चर काम करते हैं, पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, उसको बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। तो उस एग्रेरियन इकोनॉमी को इन्होंने क्या कर दिया, मॉडर्न इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर दिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज बनाई गई, फैक्ट्री बनाई गई, स्टील एक अलॉय होता है क्लास, उसको बनाया गया। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर इंगेज टू सेटअप इंडस्ट्रीज देयर बैकयार्ड। तो क्लास लोगों को बोला गया अपने बागान में, अपने बैकयार्ड्स में जो है आप जो है इंडस्ट्री लगाना चालू करो। इन रूरल एरिया कम्यून वाज स्टार्टेड। अंडर दिस कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड। कम्यून सिस्टम के अंदर क्या होता था क्लास, लोग जो है कलेक्टिवली लैंड्स पे कल्टीवेशन करते थे। 1958 में क्लास 26,000 कम्यून फॉर्म हुए और ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन, 26,000 जो है ग्रुपिंग हुई जो क्लास आराम से वो क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। जीएलएफ कैंपेन मेट द मेनी प्रॉब्लम। क्लास जब जीएलएफ कैंपेन चालू हुआ यानी ग्रेट लीप फॉरवर्ड, तो लोगों से बोला गया आप अनाज मत उगाओ। और जो कम्यून अनाज उगा रहे थे, ये सारा का सारा अनाज जो है, अनाज उगाने के लिए क्यों मना कर रहे थे, क्योंकि हम बोल रहे थे कि आप जो है वो स्टील उगाओ, कारखाने लगाओ डेवलप करने के लिए। और 26,000 कम्यून जो डेवलप हुए उनसे सारा का सारा अनाज माओ पार्टी ले जाती थी, यानी कि माओ जेडोंग जो थे वो सारा का सारा अनाज सरकार उसको ले जाती थी, जिसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हुई। लगभग 1 मिलियन मतलब होता 10 लाख, तो लगभग 30 मिलियन से मतलब कि लगभग 30 से 55 मिलियन डेथ हुई क्लास ड्यू टू स्टारवेशन, एग्जीक्यूशन, टॉर्चर किया गया लोगों को, फोर्स लेबर एंड सुसाइड ऑफ आउट ऑफ डिप्रेशन। लोग जान दे रहे थे डिप्रेशन की। चाइना जो है उसका हिस्ट्री बहुत ही डेंजर है।
इंडिया का कुछ भी नहीं है चाइना की हिस्ट्री के आगे। बहुत ही डेंजर हिस्ट्री है क्लास। सोचो 30 से 55 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, यानी क्लास यहाँ पे लगभग 3 से 5.5 करोड़ लोगों की जो है वो डेथ हो गई ड्यू टू स्टारवेशन, एग्जीक्यूशन, टॉर्चर की वजह से। माओ कम्युनिस्ट पार्टी ने इतना ज्यादा टॉर्चर किया लोगों को। फिर जब टॉर्चर ज्यादा होने लगे, लोग मरने लगे, तो बोला कि भई माओ को बोला रिजाइन देने के लिए। उससे पहले उन्होंने एक और क्लास जो है रेवोल्यूशन चालू किया, क्रांति चालू की, दैट इज कल्चरल रेवोल्यूशन। क्लास देखो, माओ ने क्या खेल खेला, तो माओ ने बोला कि बाहर ये जो लोग हैं जो अब जैसे अपोज कर रहे हैं हमको, जैसे आपको पता है फार्मर का चल रहा है, अभी मुद्दा चल रहा है, तो अपोजिशन पार्टी आ रही है बीच में कि भाई बीजेपी गलत कर रही है, गलत कर रही है, अपोजिशन का तो आना तय है। तो उसी तरीके से जब माओ कम्युनिस्ट पार्टी ने ये काम चालू किया, लोगों की डेथ होने लगी। स्टील इंडस्ट्री में इतना फायदा नहीं हुआ क्योंकि भैया स्टील के लिए बहुत बड़े बड़े प्लांट चाहिए, आप अपने बैकयार्ड्स में घर में स्टील इंडस्ट्री नहीं बना सकते। तो उस सिचुएशन जब माओ को लोग अपोज करने लगे, तो वहां पे उन्होंने क्लास खेल खेला और एक कल्चरल रेवोल्यूशन चालू किया। बोला कि हमारे कल्चर को ये लोग ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अपोजिशन है वो कहीं ना कहीं बाहर देश से इंडस्ट्री को लाना चाहता है, कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहता है। बच्चों, कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जब आप बाहर देश से कंपनी को लेके आ रहे हो या फिर आप उनका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, कैपिटलिज्म को प्रमोट करना, ये उन्होंने बोला। तो लोगों को बुरा लगा कि यार बाहर देश से लोग हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे, हम काम करेंगे, प्राइवेट के हवाले चीजें नहीं जानी चाहिए। तो माओ ने लोगों को भड़काया और जो यंग यूथ थे वो बहुत ज्यादा इसमें क्लास क्या हुए, उनके सपोर्ट में आए। क्लास लोगों को मारना चालू किया। इन्होंने क्लास एक ग्रुप बनाया, इनके क्लास एक ग्रुप था जिनको बोलते हैं रेड गार्ड्स। रेड गार्ड्स, कभी आप हिस्ट्री पढ़ोगे क्लास, आप देखोगे, अगर आप खैर पढ़ोगे तो अभी है नहीं, आप 12th के बाद ही आगे जाके पढ़ोगे। लेकिन अगर आप क्लास यूट्यूब वगैरह पे गूगल वगैरह करोगे रेड गार्ड, तो रेड गार्ड में क्लास लाखों लोग ज्वाइन होते थे। बच्चे अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के इन ग्रुप में ज्वाइन होते थे और लोगों को मारते थे। इनका काम यही था कि मर्डर करो, मारो उन लोगों को जो हमारे विरुद्ध हैं, क्योंकि हम कल्चर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा लोगों को भड़काओ भाषण दिया, तो उसमें क्लास लोगों की जान जाने लगी। इवन क्लास माओ जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्लास 1966। बेसिकली क्लास जो 16 मई 1966 से इन्होंने क्लास रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया, अंडर विच द जो इन्होंने क्या हुआ, फिर जो स्टूडेंट्स थे और प्रोफेशनल्स थे उनको भेजा गया क्लास, तो लोगों को बताओ, कंट्री साइड में जाओ, लोगों को बताओ कि किस तरीके से ये हमारा जो कल्चरल रेवोल्यूशन, हमारे कल्चर पे अटैक कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट के हवाले कर देंगे, इस तरीके से। हाउएवर व्हेन रशिया बिकम कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लास देखो, रशिया का सबसे पहले चाइना जो है वो दोस्त था, लेकिन रशिया की सरकार बदल गई तो चाइना से क्लास लड़ाई चालू हो गई। इट विड्रॉ इट्स प्रोफेशनल्स हु हैड अर्लियर बीइंग सेंट टू चाइना टू हेल्प द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। तो चाइना को ना रशिया ने कुछ लोग भेज रखे थे अपने, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में चाइना की मदद करेंगे, लेकिन रशिया ने क्लास बाद में विड्रॉ कर लिया। क्लास देखो, जब सरकार बदलती है तो रिश्ते बदल जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्लास। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो एक बार यूएस में गए और यूएस में जाके ट्रंप का बहुत नारा लगाया। यूएस में जाके ट्रंप का नारा लगाया और इवन ट्रंप जब इंडिया में आते हैं तो मोदी जी उनके पीछे, वेलकम ट्रंप के पीछे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं। मोदी जी ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं और ये दिखाते हैं इकोनॉमी में कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, यूएस और इंडिया। लेकिन अब क्या हुआ, अब सरकार बदल गई। अब सरकार ट्रंप की जगह क्लास दूसरी, जो बिडेन जो है वो क्लास बन गए इनके प्रेसिडेंट, बन गए यूएस के नए। आप सबको पता होगा यूएस इलेक्शन में ट्रंप साहब जो है वो हार गए। तो जब ट्रंप साहब हार गए और इन्होंने नमस्ते ट्रंप में क्लास करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया, अरबों रुपए खर्चा कर दिया सिर्फ इनकी सेवा में, स्वागत में, और मोदी जी यूएस जाके ट्रंप का नारा लगा रहे हैं। तो जो यूएस में जो बिडेन बने हैं अभी, वो जाहिर सी बात है ट्रंप के दोस्त तो होंगे नहीं, जो अपोजिशन में खड़े हैं। तो ये ट्रंप के दुश्मन और मोदी ट्रंप का दोस्त। तो दुश्मन जो है, दुश्मन का जो दोस्त है वो भी क्या कहलाएगा, दुश्मन कहलाएगा। इसीलिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहना था कि आपको दूसरे देश में जाके उनके प्रेसिडेंट की जय जयकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल को सरकार बदलेगी तो अब यूएस का जो एक्शन होगा मोदी के लिए वो डेंजर एक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि दुश्मन ट्रंप और दुश्मन का मोदी दोस्त, तो दुश्मन का दोस्त क्या हो गया, दुश्मन। तो ये हमारे इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये क्लास कहना है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मैं इस पे कोई भी जजमेंट नहीं पास करूंगा, मैं तो बस क्लास आपको बता रहा हूं जो चीजें हुई हैं। ओके, तो रिफॉर्म स्टार्ट हुआ क्लास 9। अच्छा, ये तो आपको समझ में, ग्रेट पोलिटिकल कल्चरल रेवोल्यूशन, तो यानी कि कल्चर को बचाने के लिए क्लास इन्होंने किया। और ये बहुत डीप स्टोरी है, तो आपको ज्यादा जानना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि कल्चर को बचाने के लिए रेवोल्यूशन चालू हुआ, ग्रेट पोलिटिकल कल्चरल रेवोल्यूशन। अब आते हैं रिफॉर्म्स की। तो चाइना में जब रिफॉर्म चालू हुआ वो 1978। आपको डेट जरूर याद करना है, चाइना का है 1978
पाकिस्तान का है 1998, 10 साल बाद, और इंडिया का तो वैसे भी कभी भूलोगे नहीं, 1991। तो इसमें लिखा है कि इनिशियल स्टेज में रिफॉर्म्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लाया गया, फॉरेन ट्रेड में लाया गया और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लाया गया। इन एग्रीकल्चर, कम्यून लैंड वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स व्हिच वर एलोकेटेड ओनली फॉर द यूज, नॉट फॉर द ओनरशिप। तो चाइना कहती थी हम आपको जमीन दे रहे हैं खेती-बाड़ी करने के लिए, हम आपको मालिक नहीं बनाएंगे। बच्चों, चाइना की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से बहुत अलग है। आप सबको खुश नसीब हो आप लोग, हम लोग जो हम इंडिया में रहते हैं, कि इंडिया में क्या है, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम सरकार को घेर सकते हैं, सरकार को हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अगर कोई नुकसान हमारा सरकार करती है तो हम सीधे खुलेआम गाली गलौज करते हैं सरकार के साथ। मोदी जी को आम आदमी या फिर राहुल गांधी जो इतने क्लास बड़े हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं क्लास, उन सबको या फिर और भी जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको आम आदमी इतना बुरा भला बोलते, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि हर किसी के अपने अपने सपोर्टर्स हैं, तो वो इतना बुरा भला बोलते हैं। अगर चाइना में आपने चाइना के खिलाफ बोल दिया, कुछ भी आपने क्लास अगेंस्ट बोल दिया, तो क्लास जिंदा मार देंगे, उठा के ले जाएंगे आपको। चाइना की क्लास इस तरीके से इकोनॉमी है, आपको अपनी ज्यादा आवाज रखने का ज्यादा हक आपको चाइना में नहीं मिलता है। तो आपने ध्यान रखना है कि शुरू में इन्होंने क्या किया, जमीन दिया, वो भी क्लास ओनरशिप के लिए नहीं, सिर्फ खेती बाड़ी करने के लिए। दे वर अलोकेटेड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग टैक्सेस। तो यानी टैक्स वगैरह काटने के बाद सारा इनकम जो है वो फार्मर को दे दिया जाता। उसके बाद रिफॉर्म्स में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लाया गया, प्राइवेट फर्म की एंट्री हुई, टाउनशिप विलेज बनाए गए, जहां पे क्लास लोकल कलेक्टिव्स, जो लोकल लोग हैं क्लास, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर खोले गए कि आप प्राइवेट सेक्टर काम कर सकते हो। रिफॉर्म जैसे क्लास इंडिया में आए, प्राइवेट लोगों को परमिशन दिया गया, सेम टू सेम वही रिफॉर्म्स चाइना में भी लाए गए। एट दिस स्टेज एंटरप्राइज ओन बाय द गवर्नमेंट नोन एज द स्टेट ओन एंटरप्राइज, यानी कि एसओई, जो एंटरप्राइज सरकार की होती थी उनको बोलते थे स्टेट ओन एंटरप्राइज, वर मेड टू फेस कंपटीशन। तो सरकारी कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज के बीच में कंपटीशन होने लगा धीरे धीरे। ये सब चालू हुआ क्लास 1978 में। क्लियर है? नेक्स्ट है ड्यूअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म प्रोसेस। तो ड्यूअल प्राइसिंग जैसे इंडिया में भी हुआ, वैसे ही द रिफॉर्म प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व ड्यूअल प्राइसिंग। ड्यूअल प्राइसिंग मतलब दो कीमत, ड्यूअल प्राइसिंग दो कीमत। दिस मीन्स फिक्सिंग द प्राइस इन टू वेज। फार्मर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल क्वांटिटेटिव इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। तो जो प्राइस सरकार फिक्स करेगी उन्हीं प्राइस पे चीजों को खरीदना है, और जो बाकी चीजें हैं क्लास वो मार्केट प्राइस पे बिकेंगी। जैसे हमारे देश में एमएसपी को लेके बहुत बड़ा विवाद चल रहा है ना? तो एमएसपी का मतलब क्या है कि क्लास जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है सरकार देती है कि हम इतना, कम से कम इतना तो अनाज का पैसा आपको देंगे ही। तो सरकार ने उसी तरीके से कुछ सामान की कीमत तो सरकार ने फिक्स कर दी, और बाकी सामान की कीमत जो है वो मार्केट फिक्स करेगा। मार्केट में जैसा डिमांड सप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बिकेगा। फिफ्थ पॉइंट है क्लास चाइना का एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। विदेशी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एसईजेड खोले गए, नए नए एसईजेड, जैसे हमारे इंडिया में भी क्लास आपको पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है बहुत सारे, और जहाँ पे लोग काम करते हैं, एक्सपोर्ट यूनिट जहाँ पे होती है, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बेसिकली किया जाता है, तो उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना में भी खोले गए। तो ये 5 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं क्लास, जो चाइना की जो चाइना में क्लास चालू हुए, चाइना की इकोनॉमी को जिन्होंने क्या किया, डेवलप करने में मदद किया। अब आते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है। पाकिस्तान का नाम क्या है क्लास? इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। इन कंट्री साउथ एशिया, तो ये जो पाकिस्तान है वो साउथ की तरफ है, यानी साउथ एशिया है, और वर्ल्ड फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। यानी कि चाइना, अगर चाइना क्लास रैंक 1 पे है, इंडिया रैंक 2 पे है, और तो पाकिस्तान जो है 5वीं सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। पॉपुलेशन जो है वो 212.7 मिलियन पॉपुलेशन। गेन इंडिपेंडेंस जो है वो 14 अगस्त 1947 को मिला। इन 1971 अ सिविल वॉर इन ईस्ट पाकिस्तान। बच्चों, अगर कभी आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आंख से आंसू निकाल देने वाली हिस्ट्री है 1971 में, कि किस तरीके से बांग्लादेशियों के ऊपर इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार जो ऑफिशियली मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, इतना गंदा इन्होंने किया, जिसकी वजह से आखिरी में क्लास बांग्लादेश को मदद किया इंडिया ने, और बांग्लादेश आखिरी में जो है वो अलग हो गया पाकिस्तान से। तो इंडिपेंडेंस मिला क्लास 1971 में, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान, देखो मैं आपको समझा देता हूँ, दो पाकिस्तान के दो हिस्से बटे थे। मैं आपको एक बार मैप के थ्रू समझा देता हूँ, हालांकि ज्यादा आपके डिटेल में जाना नहीं है सिलेबस में, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैप, ठीक है? आप एक बार मैं दिखाता हूं आपको, आपको बेहतर शायद समझा पाऊं। ये रहा क्लास, ठीक है? तो आप जरा यहाँ पे देखो, राइट साइड ये जो मैप बना हुआ है राइट साइड, इसमें क्या है कि ये पूरा का पूरा क्लास, ये जो बांग्लादेश दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान। देखो हुआ क्या, मोहम्मद जिन्ना साहब, जिनकी जो जड़ थे, जो ये हुआ पार्टीशन उसके,
तो इन्होंने बोला कि भैया इंडिया में जो है कांग्रेस जीतती चली जा रही है, तो भैया कांग्रेस अगर जीतती चली जाएगी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कांग्रेस का, तो अगर कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान जो थे वो माइनॉरिटी थे, मुस्लिम्स जो थे वो माइनॉरिटी थे, तो भाई माइनॉरिटी का ख्याल कौन रखेगा, माइनॉरिटी का ध्यान कौन रखेगा, माइनॉरिटी को कौन पूछेगा जब मेजर, भाई 10 में से 6 लोग तैयार हैं तो जो 6 चाहेंगे वही होगा, बाकी 4 का ध्यान कौन रखेगा, हमें अपना अलग देश चाहिए, हमें अपना अलग संविधान चाहिए, जिद पे अड़ गए। भैया ठीक है फिर, तो यह बंटवारा हो गया। तो बंटवारा कैसे हुआ? बंटवारा ऐसे हुआ कि जो एरिया सबसे ज़्यादा एरिया में जो मुस्लिम लोग रहते हैं, वो एरिया पाकिस्तान को मिलेगा। तो बंगाल जो है बहुत क्लास, सबसे आपको पहले ही पता है कि जो बैटल ऑफ प्लाजी छिड़ा था क्लास, वो भी सबसे पहले बंगाल में ही छिड़ा। बंगाल जो था कोर था, बंगाल पे कब्जा कर लिया तो समझ लो पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। बंगाल की बहुत पुरानी सभ्यता है क्लास, हर जगह से बंगाल बहुत आगे है। तो बंगाल जो था उसमें क्लास एक एरिया जो था वो था ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को मिला, यहाँ मुस्लिम बहुत ज्यादा थे। और ये जो एरिया मिला हरा वाला वो था क्लास वेस्ट पाकिस्तान। जब पॉपुलेशन ज्यादा रहती थी ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी सारा कंट्रोल रखता था कौन? वेस्ट पाकिस्तान। तो अगर मैं शॉर्ट समरी बताऊं तो एक युद्ध छिड़ा, उससे पहले एक इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन में क्या हुआ, ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे ना, इनको बहुत नीचा दर्जा दिया जाता था, सेकंड क्लास सेकंड सिटीजन कहा जाता था इनको। और जो मेन पाकिस्तान था वो था वेस्ट पाकिस्तान, जो कि पॉपुलेशन यहाँ कम थी लेकिन इनके पास थी मिलिट्री। तो ईस्ट पाकिस्तान का एक पर्सन, ठीक है, आपको नाम ना याद करना है ना, क्लास नाम में डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो ईस्ट पाकिस्तान का एक पर्सन चुनाव जीत जाता है, इनको बहुत दुख होता है वेस्ट पाकिस्तान को कि भाई इनके यहाँ का आदमी चुनाव जीत गया, ये पूरे के पूरे पाकिस्तान पर राज करेगा, चलो इनको प्रताड़ित करो, इनको शोषण करो। क्लास लगभग, जो मैं आपको बताऊं डेटा, लगभग 2 से 3 लाख महिलाओं का बलात्कार किया गया, रेप किया गया वहां पे, उनको सजा देने के लिए उनको मारा गया। लगभग क्लास 1 करोड़ बांग्लादेशी लोग भाग के इंडिया में क्लास आ गए, जिनको क्लास शरणार्थी बोलते हैं, आ गए रेफ्यूजीज। और लगभग 5 से 10 लाख बांग्लादेशियों की जान चली गई। और इतना बुरा इन्होंने किया इनके साथ सिर्फ इसलिए कि तुम चुनाव जीतोगे, तुम इस आदमी को चुनाव जितवाओगे। मिलिट्री पावर थी क्लास, इसीलिए पाकिस्तान तरक्की कभी कर नहीं पाया। सारा का सारा जो है पाकिस्तान में आज भी मिलिट्री पावर होता है, आप देखते हो ना मिलिट्री ने आए दिन मिलिट्री गोली चला देती है, आए दिन कुछ हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम क्लास हुआ जहां पे इतने लोगों की जान चली गई। फिर जो हुआ, फिर इंडिया को जब लगा, उस टाइम पे क्लास इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम बोला, मदद मांगी, किससे क्लास? इंदिरा गांधी ने रसिया से मदद मांगी। रसिया उस टाइम बहुत अच्छा दोस्त था, और इन्होंने मदद मांगी किससे? इन्होंने, रसिया का दुश्मन कौन है? यूएस। तो यूएस से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन क्लास एंड में जो लड़ाई हुई, पाकिस्तान ने खुद अटैक किया इंडिया के ऊपर कि इंडिया उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को मात दिया। ये 1971 दिसंबर की बात है, 3 तारीख से लड़ाई चालू हुई, जो लगभग 16 दिन लड़ाई चली क्लास इंडिया की और पाकिस्तान की। और बाद में फिर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक दिए, और फाइनली पाकिस्तान ने खुद जो है हार कबूल कर लिया, और उस टाइम पे आजादी मिली। आजादी मिली किसको क्लास? बांग्लादेश को, नया कंट्री बना बांग्लादेश। लड़ाई की वजह क्या थी? मोहम्मद जिन्ना साहब जो है वो कहते थे कि उर्दू भाषा चलेगी पूरे पाकिस्तान में। भैया ये बंगाली बोलते थे लोग, बंगाल के लोग, उर्दू कहाँ से बोलेंगे? अचानक से अगर उर्दू कंप्लीट सब्जेक्ट को अगर आप बोलोगे उर्दू भाषा को बोलना है, पेपर उर्दू में होंगे, सब कुछ उर्दू में होगा, भाई इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, इन लोगों ने बोला नहीं हम ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ये लड़ाई क्लास यहाँ से शुरू में चालू हुई। तो इस तरीके से जाकर 1971 में जो है बंटवारा हो गया बांग्लादेश का। इंडिया इंडिया की मदद से बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया पाकिस्तान से, और इनकी कूटनीति से वो बिल्कुल अलग होगा। तो ये स्टोरी थी क्लास हिस्ट्री की। चलो अब आगे चलते हैं क्लास, बहुत बड़ा चैप्टर है क्लास, थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। तो ये क्लास यहाँ पे था सिविल वॉर पाकिस्तान में छिड़ा जो, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर हम नेशनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो नेशनल लैंग्वेज क्लास उर्दू है, ठीक है। और पाकिस्तान की जो क्लास 33rd लार्जेस्ट कंट्री है, तो अगर आप याद रखो तो चाइना जो था वो था थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, और इंडिया था 5th मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री। क्लास इंडिया 7th था, ठीक है, इंडिया 5th नहीं था, 7th था। और 33 जो है वो कॉपी में अच्छे से लिख के आप याद कर लेना, वो था क्लास कौन? पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान में मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। बच्चों सुनो मेरी बात, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, पाकिस्तान में जो है वो भी मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। पाकिस्तान और जो चाइना है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ध्यान रखना, चाइना कैसी इकोनॉमी है क्लास? सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, आप ध्यान रखना, चाइना जो है वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो मिक्स इकोनॉमी है, यानी जहां पे डिसीजन प्राइवेट प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं। चाइना में क्लास सरकार डिसीजन लेती है। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970, तो 1970 से पहले पब्लिक सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल था, लेकिन 1970 के बाद जो रोल आया वो किसका आया? प्राइवेट सेक्टर का।
यानी कि 1970 से पहले क्लास सारा का सारा काम सरकार करती थी, लेकिन 1970 के बाद धीरे धीरे प्राइवेट की तरफ आने लगा और प्राइवेट लोग जो है वो इंगेज होने लगे, प्राइवेट बिजनेसमैन आने लगे। फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970, तो 1970 में क्लास इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न नेशन से, वेस्टर्न नेशन आप कह सकते हैं यूएस से, काफी ज्यादा इन्होंने क्लास उधार लिया। रेमिटेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स टू मिडिल ईस्ट, जो लोग चले गए थे क्लास देश छोड़ के, उनसे काफी मदद मिली और इनके आसपास के जो कंट्रीज है इनसे इन्होंने काफी ज्यादा उधार लेना चालू किया। और आपको पता है क्लास उधार के मामले में पाकिस्तान ने बहुत उधार ले रखा है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्लास आया पाकिस्तान में भी। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लेड्स टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे इंडिया में आपने पढ़ा हुआ है, वैसे ही पाकिस्तान में भी क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है बढ़ गया। तो हमने पढ़ लिया इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। अब आते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो थोड़ा कंपैरिजन करते हैं तीनों के बीच में। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर से हम लोग कंपेयर करेंगे, सेक्टोरियल कंपैरिजन करेंगे, जीडीपी से कंपेयर करेंगे और डेमोग्राफिक कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं तीनों के बीच में, डेमोग्राफिक कंपैरिजन, फिर जीडीपी से, फिर सेक्टोरियल कंपैरिजन और फिर लास्ट में होगा एचडीआई। ओके, तो आते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। तो ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर क्या है, सुनना मेरी बात को। डेमोग्राफिक का मतलब क्या है, कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटी क्या है, मेल फीमेल, फर्टिलिटी और ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें टेबल को अच्छे से एनालाइज करना है। सब लोग जरा इस टेबल को अच्छे से देखो। अगर आप कॉपी पे बना लोगे एज इट इज तो बहुत बेहतर रहेगा। कॉपी पे बनाना क्यों जरूरी है क्लास, क्योंकि आपको क्या पता एग्जामिनेशन में ऐसे ही एक टेबल बना के दे दे और आपको बोले कि टेबल को एनालाइज करो। रट्टा मारना अब काम नहीं है, डेटा तो गूगल से भी आपको मिल जाएगा, आपको समझना है, किसी भी रिपोर्ट को पढ़कर समझना है। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो द फॉलोइंग टेबल शोज द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें 2015 की, तो इंडिया की 131 करोड़ है, पाकिस्तान की सिर्फ 18.9 करोड़ है और चाइना की है 137 करोड़, यानी कि लगभग 6 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की, सॉरी चाइना की ज्यादा है। और आपको पता है 2030 तक जो है यही पॉपुलेशन इंडिया चाइना को पिछाड़ देगा, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। अगर हम बात करें ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया का 1.2 है। तो इंडिया का हर साल का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.2% है, जबकि चाइना का सिर्फ 0.5 है। अब ये किस लिए हुआ क्लास, क्योंकि चाइना ने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम है क्लास वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना ने एक पॉलिसी बनाई, वन चाइल्ड पॉलिसी। अब इस पॉलिसी के तहत कि आप एक ही बच्चा कर सकते हो, दूसरा बच्चा करना आपको अलाउ नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब बोला गया कि एक ही बच्चा करना है तो मेजोरिटी लोग लड़कों को प्रेफरेंस देने लगे कि भैया अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी पीढ़ी को आगे चलाएगा, मेल प्रेफरेंस। अगर लड़का पैदा नहीं हो रहा, पेट में लड़की है, तो ये लड़कियों को मरवा देते थे क्लास। और अगर आप खुद सोचो लॉजिकली, अगर देश में सभी लड़के हो जाएं तो शादियां कहाँ से होंगी, लड़कियां कहाँ से मिलेंगी और जनरेशन आगे कहाँ से बढ़ेगी। यानी कि आपके बेटे के लिए आपको बहू तो लड़की चाहिए, लेकिन आपको खुद लड़की नहीं चाहिए। तो ये पॉलिसी जो है वन चाइल्ड पॉलिसी में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। लोग मेल प्रेफरेंस देते थे कि एक ही बच्चा होगा तो मेल ही होगा, लड़की ना हो, एक ही बच्चा करेंगे मेल ही करेंगे। और इस सिचुएशन में जो सेक्स रेशियो है उसमें काफी ज्यादा नेगेटिविटी आने लगी, जिसकी वजह से क्लास सरकार को ये पॉलिसी बंद करनी पड़ी, क्लोज करनी पड़ी। और इस पॉलिसी का क्लास कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए इंडिया ने कभी ऐसी कोई पॉलिसी को अपनाया नहीं। ठीक है, तो आप डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो जो एरिया है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में क्लास 441 लोग रहते हैं क्लास यहाँ पे इंडिया में। यानी कि इंडिया में जो है वो थोड़ी जगह में बहुत ज्यादा भीड़ बसी हुई है। पाकिस्तान में 245 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। और जो चाइना में, चाइना आपको पता है क्लास की इतना बड़ा है कंट्री, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, और यहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 146 लोग रहते हैं। यानी कि इंडिया जो है वो काफी डेंस है एज कंपेयर टू पाकिस्तान और चाइना। सेक्स रेशियो मतलब क्लास क्या है, मेल फीमेल रेशियो। तो जो फीमेल्स हैं वो 929 है 1000 मेल पे। ठीक है, सेक्स रेशियो मतलब क्या, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है। तो इंडिया में 929 जो है फीमेल है, और ये डिफरेंस आता है कहीं ना कहीं लोगों की गंदी सोच की वजह से। ठीक है, और 947 जो है वो पाकिस्तान है, और जो है 941 वो चाइना है। तो अगर हम बात करें जो मेल फीमेल का रेशियो सबसे खराब है वो इंडिया का ही है। इंडिया में फीमेल्स जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेल। फर्टिलिटी रेट यानी कि एक महिला कितने बच्चे ऑन एन एवरेज पैदा करती है। तो इंडिया में क्लास ऑन एन एवरेज एक महिला 2.3 बच्चे पैदा करते हैं। पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा है ऑन एन एवरेज। आपने देखा होगा क्लास जो मॉमडन फैमिलीज होते हैं उनमें बच्चे ज्यादा होते हैं, लगभग 3.7 जो है वो बच्चे जो है उनके ऑन एन एवरेज एक महिला जो है वो पैदा करती है। और ये 1.6 जो है वो क्लास चाइना का है। चाइना में जो ऑन एन एवरेज बच्चा पैदा करते हैं एक महिला वो 1.6 है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो इंडिया का 33% एरिया ही सिर्फ अर्बनाइजेशन सबसे पीछे है क्लास, और पाकिस्तान का 39 है। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत पहले ही प्रमोट कर दिया था चाइना ने, जिसकी वजह से चाइना की जो 56% पॉपुलेशन है जो वो क्लास जो है वो अर्बन एरिया में कवर करता है।
तो ये डेटा पढ़ के कम से कम आप रैंकिंग पे जरूर ध्यान देना कि कौन सा कंट्री जो है वो रैंकिंग में सबसे आगे है और कौन सा कंट्री रैंकिंग में सबसे पीछे है। तो इसी चीज को क्लास डिटेल में यहाँ पे क्लास एक्सप्लेन किया गया है। जो मैंने आपको पढ़ाया वही चीज क्लास चाइना के बारे में ये पूरा पॉइंट और इंडिया के बारे में पूरा डेंसिटी, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी ये पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है। सेकंड आते हैं क्लास जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, when the economy is expanding the GDP growth rate is positive। अगर इकोनॉमी एक्सपेंड करेगा तो जीडीपी ग्रोथ रेट आएगा पॉजिटिव में। if it is growing it is show more income generation economy, if it is negative then country's economy is recession। तो अगर ये माइनस में जा रहा है तो कंट्री के लिए समस्या है, प्लस में आ रहा है तो कंट्री ग्रो कर रहा है। तो चाइना विद द सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी एज मेजर्ड बाय द परचेजिंग पावर पैरिटी इज एस्टिमेटेड टू बी 19.8 ट्रिलियन, यूएस नंबर 1 पे है। चाइना की जो इकोनॉमी वो 19.8 ट्रिलियन है। सोचो 1 ट्रिलियन में क्लास 1 लाख करोड़ आता है। 1 ट्रिलियन का मतलब है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, मतलब कि 1 लाख में जीरो लगाओ, फिर करोड़ में 7 जीरो लगाओ, 12 जीरो, 10 टू द पावर क्लास 12। तो जो ये क्लास ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, यानी कि 1 लाख इंटू 1 लाख करोड़ इंटू 9.8, और इंडिया की सिर्फ क्या है 8.7। अब ये पीपीपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। इस चैप्टर में बहुत डीप वर्ड्स का यूज किया है जो बहुत सीनियर लेवल पे आपको पढ़ना है, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा नॉलेज के लिए, क्योंकि मेरे पास भरपूर नॉलेज इस चैप्टर की, मैं आपको पूरी नॉलेज दे रहा हूँ। तो अगर हम बात करें तो चाइना की जो है वो 19.8 है, और जबकि इंडिया की सिर्फ 8 है, यानी कि लगभग जो है वो 3 गुना का जो है क्लास, वो 2.5 गुना 3 गुना का डिफरेंस है, ठीक है। और जो है पाकिस्तान जीडीपी इज अबाउट 12%, पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 12% है, तो वो और ज्यादा कम है। तो अगर हम कंट्री की बात करें तो 1980 1990 की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी थी वो 5.7% थी जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, एनुअल जीडीपी परसेंटेज में। और 11-15 में 6.7, और पाकिस्तान का है 6.3 और 4.0। यानी कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। आप पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी हम पढ़ेंगे आगे कि पाकिस्तान क्यों पीछे चला गया उस टाइम, और इंडिया ने तरक्की की क्लास, और जो चाइना है वो भी डाउन हुआ। एक्चुअली क्लास चाइना में भी प्रॉब्लम्स आई, चाइना में भी क्लास डाउन हुआ। इंडिया ही क्लास एक ऐसी थी जो 1990 से लेकर, क्योंकि 1990 में आपको पता है 2021 में रिफॉर्म्स आए, इसकी वजह से क्लास इंडिया में काफी ज्यादा ग्रोथ पाया गया, लेकिन कम होने के बाद भी चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंडिया से ज्यादा है। अच्छा, ये पीपीपी क्या होता है, इसके पीछे भी लंबी कहानी है। परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ क्लास थोड़ा सा इसको अच्छे से, फिर हम पढ़ेंगे। ये है यूएस और ये है इंडिया। एक बर्गर है, एक बर्गर जो यूएस में मिलता है $4 का। एक बर्गर है बच्चों जो यूएस में आप खाते हो अगर, तो आपको $4 का बर्गर वो यूएस में आपको मिलता है। तो अगर मैं मान लूं कि $1 70 रुपए का है, मैं मान लेता हूँ क्लास की $1 जो है वो 70 रुपए दोगे तब जाके आपको $1 मिलेगा। तो इंडिया में वही बर्गर जो आपको कितने का मिलना चाहिए, 280 रुपए का मिलना चाहिए, है कि नहीं भाई। एक बर्गर अगर यूएस में $4 का मिल रहा है, तो आप इंडिया में हो तो आपको 280 रुपए में एक बर्गर तो मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया में आपको 60 रुपए में ही एक बर्गर मिल जाता है, सेम क्वालिटी का बर्गर, सब कुछ सेम, टेस्ट प्रेफरेंस सब सेम। मान लो मैकडी का बर्गर है और इवन कंट्री भी सब कुछ सेम है। तो अगर मैं इस 60 रुपए को 4 से डिवाइड दे दूं तो जो निकल के आएगा उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी 15। यानी कि अगर मैं इंडिया में रहकर, अगर मैं यूएस में, मतलब $1 जो है वो 15 रुपए के बराबर है, परचेजिंग पावर पैरिटी जो डिसाइड करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो $1 यानी 15, यानी कि मुझे अगर अमेरिका में $1 मिल रहा है तो मुझे इंडिया में अगर 15 रुपए मिलेगा तो मैं सेम लेवल का लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाऊंगा। आपने सुना होगा कभी कभी ऐसा होता है, किसी कंपनी ने बड़ा पैकेज दिया, वो यूएस में काम कर रहा है, 1 करोड़ का पैकेज दिया, 80 लाख का पैकेज दिया। तो यानी कि अमेरिका में इतना ज्यादा पैकेज क्यों मिलता है, 1 करोड़ का पैकेज दे दिया, अगर इंडिया में कन्वर्ट करें तो क्योंकि अमेरिका में लिविंग कॉस्ट ज्यादा है बच्चों। हर एरिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होता है। इंडिया में अगर तुम 40,000 की सैलरी पा रहे हो तो तुम अच्छा खासा जीवन व्यापन कर सकते हो, लेकिन अमेरिका में तुम 40,000 में नहीं, तुम 70,000 में अपना जीवन व्यापन करोगे, इसलिए वहां पे 70,000 की सैलरी मिलती है। तो लोग कहता है वहां पे ये इतने डॉलर कमाता है, वहां पे $1,000 कमाता है। भैया तुम अमेरिका में $1,000 कमा रहे हो तो तुम इंडिया का कितना कमा रहे हो, 70,000, और इंडिया में मुझे सैलरी मिल रही है 40,000 की। तो भैया मुझे लगता है अमेरिका में रहना फायदेमंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं खर्चे की बात करूंगा तो अमेरिका में मेरे खर्चे भी ज्यादा होंगे, अमेरिका में घर का किराया बहुत ज्यादा होगा, अमेरिका में राशन ज्यादा होगा, पानी खरीदना पड़ेगा, ये बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हर कंट्री का अलग अलग। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे दो देश की जीडीपी को, तो दो देश की जीडीपी को कंपेयर करने के लिए क्लास वर्ल्ड बैंक बनाती है परचेसिंग पावर पैरिटी, जो आमतौर पे क्लास बहुत देर में चेंज होता है। तो इंडिया का जो परचेसिंग पावर पैरिटी है वो ये है कि $1 में 17.73 रुपीज,
यानी कि अगर मैं इंडिया में रह के 17 रुपए कमा रहा हूँ और अमेरिका में 1 रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं लिविंग स्टैंडर्ड जो है, मेरा लाइफ जो है, मैं सेम लिविंग स्टैंडर्ड से व्यक्त कर पाऊंगा, गुजार पाऊंगा। ओके, इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। तो हम जब जब जीडीपी को कंपेयर करते हैं ना, तो हम परचेसिंग पावर पैरिटी से कंपेयर करते हैं। तो वही परचेसिंग पावर पैरिटी ऊपर लिखा हुआ था। इंडिया की जो जो जीडीपी है वो पीपीपी के हिसाब से 19.8 ट्रिलियन डॉलर है, एज कंपेयर टू इंडिया का 8.7 है। तो ये आ गया आपका परचेसिंग पावर पैरिटी। इट इज एन इकोनॉमिक थियोरी दैट अलाउ द कंपैरिजन ऑफ परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर मतलब पैसा। तो परचेसिंग पावर इंडिया में रहकर अगर 15 रुपए है तो अमेरिका में $1 होगा। वर्ल्ड करेंसीज ऑफ वन एंड अनदर। इट इज अ थियोरेटिकल एक्सचेंज रेट दैट अलाउ यू टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स। अगर आप 15 रुपए में इंडिया में जितना सामान खरीद सकते हो, यूएस में आप $1 में उतना सामान खरीद सकते हो। इसको बनाता कौन है? वर्ल्ड बैंक। और 2017 के डेटा की बात करें तो ये है 17.73 रुपीज $1 की कीमत। ओके, इसको बोलते हैं क्लास परचेज पावर पैरिटी। यूएस डॉलर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी। डॉलर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी क्लास बेच सकते हो, सामान खरीद सकते हो। देयरफॉर जीडीपी ऑफ डिफरेंट कंट्री आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर कॉल्ड पीपीपी यूएस डॉलर। तो हम हर कंट्री की जो पीपीपी है उसको डॉलर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो कॉमनली एक्सेप्टेड है। चलो अब बात करते हैं सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन की। तो यानी कि कौन कंट्री किस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट करता है। क्लास 2000 क्लास 11 14 की अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया में 17% जो है वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है क्लास। चाइना में 9% और पाकिस्तान में 25%। कहने का मतलब क्या समझे आप? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का मतलब यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया में वो ज्यादा काम करता है एज कंपेयर टू चाइना और पाकिस्तान। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो है वो रैंक 1 पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कहाँ पे है क्लास? चाइना में 43% जो है वो जीडीपी का वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। इंडिया में ओनली 30% आता है और पाकिस्तान में आता है कितना? 21%। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया में 53% जो है, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो किसका है क्लास? सर्विस सेक्टर का। भूलना मत, जीडीपी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी का, किसका? जीडीपी का, वो सर्विस सेक्टर का 53%, जबकि पाकिस्तान में 54 है और क्लास चाइना में 48। चाइना का इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि चाइना का माल जो है वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। चाइनीज प्रोडक्ट आप सबको पता है। अगर हम वर्क फोर्स की बात करें कौन कितना काम करता है, तो वर्क फोर्स इंडिया में 50% है। तो यहां से 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा लोग इंडिया में किस सेक्टर में एंगेज हैं? एग्रीकल्चर, दूसरा जो है सर्विस और तीसरा जो इंडस्ट्री। लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो सबसे ज्यादा है किसका है क्लास? सर्विस सेक्टर का। क्लियर है? चाइना की बात करें तो चाइना में एग्रीकल्चर सेक्टर 28% है, सबसे कम। यानी कि देखो, जो देश धीरे धीरे तरक्की करते हैं उसका एग्रीकल्चर बेस कम हो जाता है। इंडस्ट्री बेस 29 और सर्विस सेक्टर जो है 43। यानी कि काम सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा करते हैं चाइना में। और इंडिया में अभी भी सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं? एग्रीकल्चर में। पाकिस्तान में भी सेम बिल्कुल इंडिया सा हाल है, एग्रीकल्चर में भी सबसे ज्यादा है। सेकंड जो है वो क्लास इनका सर्विस सेक्टर है, एज जैसे इंडिया का है। और 23 पॉपुलेशन वर्कफोर्स जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में काम करती है। तो ये क्लास आपको टेबल चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। मैं बहुत टाइम लूंगा तो इसे जरूर याद करा दूंगा खुद ही आपको, लेकिन मैं टाइम लेना नहीं चाहता। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, एक करके ऐसा आधा घंटा लगेगा। लेकिन एक तो जीडीपी में तीनों कंपैरिजन देखना, कौन आगे है कौन पीछे, ऐसे याद करना। जैसे अगर मैं बताऊं कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में, तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में इंडिया का जो सबसे ज्यादा है वो सर्विस सेक्टर है। चाइना का सबसे ज्यादा जो है वो भी सर्विस सेक्टर है। और पाकिस्तान का जो है वो सर्विस सेक्टर जो है इसमें सबसे ज्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और सेकंड नंबर पे जो है क्लास वो है इंडस्ट्री, इनका भी क्लास इंडस्ट्री। लेकिन पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर है। थर्ड नंबर पे जो है क्लास इंडिया पाकिस्तान का सेम है। और मतलब हर चीज में अगर आप देखो तो इंडिया जो है वो रैंक 2 पे आएगा, पाकिस्तान रैंक 1 पे, पाकिस्तान रैंक 3 पे आएगा और रैंक 1 पे आएगा चाइना। तो हमसे पावरफुल चाइना, हमसे कमजोर पाकिस्तान। ऐसा रियल में नहीं, ऐसा इस डेटा को देख के पता चलता है। ठीक है, तो ये वही चीज क्लास दी गई है जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बाद जो ये टोपोग्राफिक इंडिकेटर्स है। क्लाइमेट कंडीशन जो है चाइना की वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो चाइना का जो लैंड कल्टीवेशन एरिया है वो बहुत थोड़ा सा है। तो ये इन्हीं डेटा को क्लास हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट में इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। क्लियर है क्लास? इन्हीं डेटा को स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया गया है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर टर्चरी सेक्टर ये पूरा का पूरा पढ़ लेंगे आप। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्लास सेम डेटा था, वो सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने रीड नहीं कराया आपको, आप अपने आप रीड करोगे उसको। ओके, थर्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। और फिर भी बच्चों जितना डीपली आपको मैं बता रहा हूँ चैप्टर, यकीन मानो आप कहीं से भी क्लास देख लेना, स्कूल के टीचर्स भी पढ़ा रहे होंगे आपको, कोई भी इस चैप्टर को इतना डिटेल में नहीं कराता है, क्योंकि इस चैप्टर को बताने के लिए भाई चाहिए बहुत डीपली नॉलेज, हिस्ट्री की नॉलेज चाहिए। इकोनॉमिक्स वालों को इतनी हिस्ट्री नहीं पता होती। तो आप ध्यान रखना, जितना मैंने बताया सफिशिएंट, इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा। और अगला टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स।
अब कौन देश कितना तरक्की कर रहा है, उसको मापने के लिए कोई एक मेजर नहीं है, उसको मापने के लिए बहुत अलग अलग वैरायटी के मेजर्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें कि कौन देश कितना क्लास डेवलप है, तो एक नॉर्वे है कंट्री जो काफी रैंक 1 पे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इंडिया का देखो, अगर ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इसका नंबर जारी होता है 0 से 1 तक। 0 है सबसे खराब, 1 है सबसे ज्यादा। तो अगर इंडिया की बात करें तो ये लगभग क्लास आधे से ज्यादा है, 0.624, और पाकिस्तान का लगभग आधा यानी रैंक 2। चाइना जो है इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज्यादा है। यहाँ पे ह्यूमन जो है वो काफी ज्यादा डेवलप कर रखे हैं। इंसानों के लिए बात चलती है यहाँ पे, मशीनों की, आपके देश के डेवलपमेंट की बात नहीं चलती, इंसानों की बात चलती है। सोशल चीजें जो है यहाँ काउंट की जाती हैं। तो ये थर्ड है क्लास, ये क्लास सेकंड है, और ये थर्ड है। ठीक है, रैंकिंग की बात करें, रैंक बेस पे बात करें तो इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इंडेक्स है, वो कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्लास कौन जारी करता है, यूएनडीपी, ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखता है क्लास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो जिसकी रैंक सबसे ज्यादा है वो घटिया, और जिसकी रैंक सबसे कम है वो अच्छी। तो इसकी रैंक 131 है, तो इतनी अच्छी रैंक नहीं है, फिर भी सेकंड पोजीशन पे है। चाइना की रैंक क्लास 1 है, रैंक 1 नहीं है, मतलब इन तीनों में सबसे आगे चाइना है। इंडिया, पाकिस्तान में और चाइना में चाइना सबसे आगे है, 91 रैंक पे है, और पाकिस्तान सबसे पीछे 148, और चाइना क्लास जो है पाकिस्तान से आगे बट चाइना से पीछे 131। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लोग कितने साल जीते हैं, तो इंडिया में लोग लगभग 68 साल जीते हैं, चाइना में ये लगभग 76 साल है, जबकि पाकिस्तान में भी ये रैंक 2 पे है। रैंक 2 पे इंडिया, रैंक 1 पे चाइना, और रैंक 3 पे पाकिस्तान एज यूजुअल। लोग कितना क्लास स्कूल जाते हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो ये 6.3 है, यहाँ पे रैंक 1 पे क्लास, ये परसेंटेज में ये 7.6% है, ये 5.1, यानी कि आपकी एज जो गुजरती है वो स्कूल में कितनी गुजरती है, 6.3%, 7.6% और 5.1%। जीडीपी पर कैपिटा जो है वो 6092 है जीडीपी पर कैपिटा, और भी परचेसिंग पावर पैरिटी पे है, जहाँ पे आप एक एक कंट्री और दूसरे कंट्री की जीडीपी को कॉमन यूनिट में मान सकते हो। इनकी 14,400 है। तो जो चाइना का पर कैपिटा जीडीपी कितना ज़्यादा है, चाइना में पर पर्सन प्रोडक्शन जो है वो 14,400 का होता है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 4800, और जो इंडिया है वो 6000 है। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे 37% लोग जो हैं, आप लोग सर 22% थे, लेकिन बच्चों ये परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग है। 37, इसका इसमें अलग होता है परचेजिंग पावर पैरिटी में। 37% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं क्लास, यहाँ पे 32, और सबसे बुरी कंडीशन जो है वो क्लास पाकिस्तान के, एज वेल रैंक 3, रैंक 1, रैंक 2। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, 1 साल से छोटे बच्चों की, 1000 में से 38 बच्चे भारत में मर जाते हैं, छोटे बच्चे, नवजात शिशु 1 साल के अंदर अंदर। चाइना में सिर्फ 9 ही लोग मरते हैं, जबकि पाकिस्तान में ये और खराब है, 66। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माता, महिलाएं जो क्लास बच्चे पैदा करने के बाद मर जाती हैं, 1 लाख में से 174 महिलाएं मरती हैं इंडिया में, जबकि चाइना में सिर्फ 27, यानी कि चाइना का जो मतलब कि मेडिकल फैसिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है इंडिया से, और पाकिस्तान में ये 178 है। पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव सैनिटेशन, अच्छा सैनिटेशन, स्वच्छता का जो यूज कर रहे हैं पॉपुलेशन, वो 40% यूज कर रही है सिर्फ, यानी कि अच्छा जो स्वच्छता है, प्रॉपर सैनिटेशन है, वो सिर्फ 40% यूज कर रहे हैं लोग। यहाँ पे चाइना में 77 और पाकिस्तान में है 64। तो देखो, पेपर में आपको डेटा भले ही ना याद हो, कम से कम रैंकिंग तो याद रखनी चाहिए, और रैंकिंग में मोस्टली चाइना 1 पे है, सेकंड पे जो है वो इंडिया है, थर्ड पे पाकिस्तान है। तो आपको पेपर में पूछा सकता है किस किस बेसिस पे कौन कौन सी इंडिकेटर्स है जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसे 4-5 पॉइंट आपने याद कर लेना है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है। अगला है क्लास कि इम्प्रूव वाटर सोर्स, किसको अच्छा सोर्स मिल रहा है पानी का, तो 94% को ही पानी का अच्छा सोर्स मिलता है, यहाँ पे 96 और यहाँ पे 91। यहाँ पे भी चाइना जो है वो रैंक 1 पे है, इंडिया जो है वो रैंक 2 पे है, और पाकिस्तान रैंक 3 पे है। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं क्लास जिन्हें प्रॉपर क्लास न्यूट्रिशन नहीं मिलता, अंडर नरिश चिल्ड्रन है, वो यहाँ 39% है, ये 9% है, और ये कितना है क्लास 45%, यानी अंडर नरिश चिल्ड्रन भी सबसे कम जो है वो है चाइना में, और सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान में। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, कम से कम आप नाम जरूर याद कर लेना, जो लेफ्ट में लिखा गया है क्लास, इन नामों को जरूर याद कर लेना, भले आपको डेटा याद ना हो, लेकिन रैंकिंग जरूर पता होनी चाहिए। तो बच्चों ये वही चीज क्लास सेम डेवलपमेंट जो भी हमने पढ़ा अभी तक, क्लास मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, पॉपुलेशन यूजिंग इंप्रूव सैनिटेशन, वही चीज लिखी हुई है। इसके अलावा एक एक क्लास इंडिकेटर और है, लिबर्टी इंडिकेटर, आपको कितनी आजादी है, अपनी बात को रखने का फ्रीडम कितना है, इस इंडिकेटर को भी हम जरूरी मानते हैं, इसको बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। These are those indicators which represent the degree of civil and political freedom of the इंडिविजुअल इन कंट्री। तो आपको कितना फ्रीडम है, कितना क्लास फ्रीडम, कितनी आज़ादी है, तो इंडिया का तो ऑब्वियस है क्लास बहुत अच्छी आज़ादी है, और जबकि चाइना को इतनी नहीं है। एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस of the judiciary and the rule of law etc. Human development index may be said to be incomplete unless the such indicators are included. तो हम जो लिबर्टी इंडिकेटर्स है उसकी भी बात करेंगे, उसमें रैंकिंग की बात नहीं कही है यहाँ पे, बस आप इतना जाना लिबर्टी इंडिकेटर मतलब क्या, आपको कितनी आजादी है अपनी बात रखने का, आप कितनी बात अपनी रख सकते
अब आते हैं क्लास की अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। अब जो ये तीनों कंट्री ने डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाई, उनके अप्रेजल की बात करते हैं, उनकी बढ़ाई की बात करते हैं, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात हम करते हैं यहाँ पे। तो चाइना जो है वो डिड नॉट हैव एनी कंपल्सन टू इंट्रोडक्शन रिफॉर्म्स इज plus dictated by the World Bank and International Monetary Fund to India, Pakistan by some adverse situation of the economy prior to 1978 force China go for reforms। तो क्लास 1978 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से क्लास वर्ल्ड बैंक का प्रेशर आया, आईएमएफ का प्रेशर आया और बाद में क्लास चाइना को रिफॉर्म्स में जाना पड़ा, चाइना को सुधार करने पड़े। प्री रिफॉर्म्स पीरियड, रिफॉर्म से पहले कैसा था? तो रिफॉर्म से पहले क्या था कि जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी थी वही मिल रही थी रूरल एरिया में, चाइना की बात करें। कम्यून सिस्टम था, समझ रहे बात को? कम्यून सिस्टम में क्या होता है, मैंने बताया था क्लास आपको, सरकार जो है सारा लैंड ले लेती है और सरकार इनको देती है बाद में। तो डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, कलेक्टराइजेशन एंड ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव, इतने सारे पॉलिसीज आई क्लास, इतने सारे रिफॉर्म्स आए, लेकिन फिर भी क्लास 1978 में मजबूरन चाइना को क्लास क्या करना पड़ा? इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आना पड़ा। 1978 दिन द गवर्नमेंट ऑफ चाइना वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्लो पेस मतलब स्पीड ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन अंडर द माओ रूल, माओस्ट माओ, समझ रहे हो, माओ जेडोंग। दे फेल्ट द माओस्ट विजन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज फेल्ड। तो माओ की जो नीति थी, माओ कम्युनिटी नीति क्या थी कि भाई कम्युनिस्ट रूल लेके आना है, हमारा जो इकोनॉमी है वो कल्चर बेसिस पे चलना चाहिए, बाहर से हम लोगों को आने नहीं देंगे, प्राइवेट कंपनी को आने नहीं देंगे, ऐसी ऐसी सोच थी। तो वो फेल हो गई जिसकी वजह से क्लास 1978 में रिफॉर्म्स लाए बाहर से। रिफॉर्म्स का मतलब तो जानते ही हो क्लास आप, एलपीजी, बाहर से लोगों को परमिशन देना। अच्छा, रिफॉर्म्स आ गया, उसके बाद क्या हुआ? द वेरियस रिफॉर्म मेजर लेड टू रैपिड ग्रोथ इन चाइना। रिफॉर्म्स की वजह से चाइना का काफी ग्रोथ हुआ। ईच रिफॉर्म मेजर्स वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड अ स्मॉलर लेवल। जो भी रिफॉर्म्स ये लोग लाए उसको बहुत छोटे लेवल पे लागू किया, फिर क्लास उसको मैसिव स्केल पे अप्लाई किया। जो भी रिफॉर्म्स आए, लाइक लैंड रिफॉर्म्स हो गया क्लास, या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, जो भी रिफॉर्म्स लोग लेके आए उसको पहले थोड़ी जगह लागू किया, थोड़े पॉपुलेशन पे, फिर उसको मैसिव पॉपुलेशन पे ट्राई किया। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में काफी ज्यादा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हेल्थ हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया क्लास, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड एक्सटेंशन स्मॉल एंटरप्राइज, जो छोटी छोटी इंटरप्राइजेस को इन्होंने हेल्प करना मदद किया जो गांव गांव में थे। भैया चाइना की बात करो, चाइना में हर दूसरा आदमी अपना बिजनेसमैन है, कुछ ना कुछ बना रहा है वो। तो उनको इन्होंने क्लास क्या किया, काफी मदद किया रिफॉर्म्स के बाद। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किया इन्होंने क्लास, जो हैंडलिंग ओवर द प्लॉट ऑफ लैंड इंडिविजुअल फॉर कल्टिवेशन, जमीन जो है वो इंडिविजुअल को दे दिया क्लास लीज पे। ब्रॉड प्रॉपर्टी टू वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल, जो बहुत ज्यादा गरीब लोग थे क्लास, उन तक उनको जमीन दिया, खेती बाड़ी करो, हमारा टैक्स दो, उसके बाद आप रहो। तो रिफॉर्म्स में काफी ज्यादा सुधार किए गए चाइना में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान, द रिफॉर्म प्रोसेस लेट्स टू वर्सनिंग ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो क्लास इकोनॉमिक इंडिकेटर में पाकिस्तान सबसे पीछे है एज कंपेयर टू 1980। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी सेक्टरल कॉन्स्टिट्यूशन डिक्रीज इन 1990। तो 1980 से खराब सिचुएशन हो गई 1990 में। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर 1960 वाज 40%, यानी क्लास जो 25% जो थे, विच डिक्लाइन टू 2590। तो 1980 में जो थे उसे 25% गरीब लोग थे और वहां पे हो गए 1990 में हो गए 40% गरीब लोग। तो रीजन क्या था क्लास? रीजन ये था क्लास की इकोनॉमी जो था, सबसे पहली बात एग्रीकल्चर जो था वो मेन कंपोनेंट था इनका। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन बेस्ड ऑन गुड हार्वेस्ट, अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी। इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया की तरह, जिसकी वजह से इनका कंट्री पीछे रह गया। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर एनी कंट्री। इट वाज ऑलवेज प्रेफर टू बिल्ड अप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर कंट्री अपने पास फॉरेन करेंसी रिजर्व रखती है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई रिजर्व ना होने के कारण जो है इनकी समस्या बढ़ी और इसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी पीछे चलेगी। हाउर इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कम फ्रॉम रेमिटेंसेस। इनका जो फॉरेन करेंसी आता है वो इन्होंने मांगा हुआ होता है बाहर से, या जो इनके मिडिल ईस्ट में वर्कर लोग काम कर रहे हैं वो लोग जो पैसे देते हैं उनसे आता है। कुल मिला के इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम था, इनका एग्रीकल्चर अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग क्लास ग्रो नहीं कर पाए। और देयर वाज ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन लोन, यानी कि ये लोग जो है बाहर देश के लोन पे ज्यादा डिपेंड करते थे। ऑन द अदर हैंड इंक्रीजिंग डिफिकल्ट टू पेइंग बैक। भैया लोन तो ले लिया पाकिस्तान ने, भैया लौटा ही नहीं पा रही पाकिस्तान लोन, क्योंकि इनका मुद्दा इनकी कंट्री में डेवलपमेंट इनका मेन मुद्दा है ही नहीं, इनको तो बदला लेना है। तो ये लोग क्लास क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो बात को? इनको जो है इनके यहाँ पे मिलिट्री रूल चलता है, जो देश को डेवलप करने की बात नहीं करता, अपना पक्ष रखने की बात करता है बस। हाउएवर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर पाकिस्तान हैज रिकॉर्ड इकोनॉमिक रजिस्टर्ड ग्रोथ। जो कुछ साल की बात करें तो 15-16 में 4.7% जीडीपी ग्रोथ पाया गया, हाईएस्ट व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस 8। तो पिछले 8 साल में ये हाईएस्ट पाया गया।
वाइल एग्रीकल्चर रिकॉर्ड ग्रोथ रेट इज फार सेक्टर सेटिस्फैक्ट्री लेवल, तो एग्रीकल्चर में काफी ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में जो है ये काफी ग्रोथ पाया गया, विच इज 6.8% इन सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और 5.7% इन सर्विस सेक्टर। तो अगर आप डेटा ना याद करो चलेगा, लेकिन कम से कम थियरी आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो कई सारे इंडिकेटर में पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है पहले से अच्छा रहा, 1990 से अच्छा रहा क्लास 2015-16 में। अब हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को क्लास कमिंग 5 मिनट्स में, और ये है कंक्लूजन। तो हमने पूरा का पूरा क्या कंक्लूजन डिराइव किया इस चैप्टर से, और लास्ट में बताऊंगा क्लास की इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आपने क्या ध्यान रखना है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कुछ बातें तो आपको पता होनी चाहिए, लाइक इनकी पॉपुलेशन, इनकी लैंग्वेज, और क्लास इनका वर्ल्ड के लिए 33rd है पाकिस्तान एरिया में, और तीसरा जो है वो कौन है, चाइना है, और जो 7th है लार्जेस्ट कंट्री वो इंडिया है। ओके, और इंडिया जो है वो एक मिक्स इकोनॉमी है, जबकि पाकिस्तान भी मिक्स इकोनॉमी है, और चाइना जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी है। 1978 में रिफॉर्म्स आया, किसका, चाइना का, 1988 में आया पाकिस्तान का, और इंडिया में आया 1991 में। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, और आज़ादी मिली क्लास 1949 में चाइना को, और 47 में मिली इंडिया और पाकिस्तान को। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान हैव ट्रेवल मोर देन 5 decades ऑफ डेवलपमेंट पाथ विद वेराइड रिजल्ट, तो 5 दशक तक ये क्लास साथ चले। 1970 till the date late 1970 all of them maintaining the same level of low development, तीनों का डेवलपमेंट अच्छा नहीं था, और लेकिन लास्ट 3 डेकेड में क्लास कंट्री ने परिवर्तन किया। इंडियन इकोनॉमी की बात करें क्लास, इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म मॉडरेटली, मीडियम परफॉर्म किया, ज्यादा अच्छा नहीं ज्यादा खराब नहीं। मेजोरिटी पॉपुलेशन क्लास आज भी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, आपको 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे जो है कहीं ना कहीं डिपेंड है। वर्कफोर्स में आपने देखा था 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कई जगह लैकिंग है, जो रूरल एरिया वहाँ पे काफी डेवलपमेंट नहीं है अच्छे से। लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इतना अच्छा नहीं है क्लास, 1/4 लोग जो है वो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑफ रेमिटेंसेस, ज्यादा लोग जो है पैसों पर डिपेंड करते हैं, बाहर के पैसों से, फॉरेन कंट्री से लोन लिया हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्लास डेवलपमेंट का कुछ खास माध्यम इनके पास है नहीं। तो ये है पाकिस्तान का। इन रिसेंट ईयर इन्होंने काफी अच्छा क्लास इंप्रूव किया है जीडीपी वगैरह में, और मेनी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में इन्होंने क्लास क्या किया, धीरे धीरे अपना जो नेगेटिव इंपैक्ट था उसको हटाकर पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाना चालू किया, लेकिन अभी भी ये इंडिया से बहुत पीछे है। चाइना क्लास जो रैंक 1 पे डील कर रहा है इन सब से, इन दोनों कंट्रीज में, इन चाइना द लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, यही चाइना में है क्लास, पॉलिटिकल फ्रीडम इतना ज्यादा नहीं है, एंड इट्स इम्प्लीकेशन ह्यूमन राइट्स आर मेजर कंसर्न, तो ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे बात चलती है, लोग जो है वो दबते हैं सरकार से। हाउएवर इन द लास्ट 3 डिकेड्स इट इज यूज द मार्केटिंग सिस्टम विदाउट लूजिंग द पॉलिटिकल कमिटमेंट को तो कर ही रही है क्लास, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्लास मार्केट के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि इन्होंने भी क्लास बहुत जल्दी रिफॉर्म लिया है, गरीबी हटाने के लिए ये लोग क्लास मार्केट को फॉलो करते हैं। चाइना हैज यूज द मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, तो चाइना भी क्लास मार्केट मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है एडिशनल सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए। मार्केट मैकेनिज्म का मतलब ये होता है क्लास की मार्केट को जो चाहिए वो ये बना के बेचते हैं। बाय रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अलाउइंग द इंडिविजुअल टू कल्टिवेट, भैया ओनरशिप आज भी सरकार अपने पास रखती है, और लोगों को मदद करने के लिए जमीन देती है कि आप किसान को जमीन देती है, आप खेती करो और हमें अपना रेवेन्यू दो, और बाकी सारा अपने पास रखो, लेकिन जमीन की ओनरशिप हमारी रहेगी। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉट पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में चाइना क्लास जो है वो पाकिस्तान से और चाइना से बहुत आगे है, सॉरी पाकिस्तान और इंडिया से बहुत आगे है चाइना। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने क्लास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है पब्लिक इंटरवेंशन यानी कि सरकार इन पे क्लास जो है डेवलप करती है इकोनॉमी को, कुछ प्राइवेट सेक्टर में मिला के करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है सरकार डेवलप करती है, इसकी वजह से इकोनॉमिक इंडिकेटर में चाइना जो है अभी भी बहुत आगे है, क्योंकि इनका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मेन मोटो क्या है, सोशल वेलफेयर करना। तो ये इतना बड़ा चैप्टर क्लास इसे हमने खत्म किया, ठीक है, और ये 10 के 10 चैप्टर जो है हमारे पूरे के पूरे क्लास यहाँ पे फिनिश हो गए। ओके।